दोस्तों, आज आप सुनेंगे ओ हेनरी की एक बहुत ही नायाब कहानी जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। हिंदी में इसे नाम दिया गया है 3 महीने का इंतजाम। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी द कॉप एंड द एंथम हिंदी में। उसका नाम था सोपी। मेडिसन चौक की एक बेंच पर लेटा हुआ वो बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जब जंगली बत्तखें रात में भी जोर से चिल्लाने लगें, जब चमड़े के ओवरकोट ना होने पर औरतें अपने पतियों से थोड़ा सटकर बैठने लगें, और जब बाग में पड़ी हुई बेंच पर लेटा सोपी बेचैनी से करवटें बदलने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि सर्दी शुरू होने वाली है। सोपी की गोद में एक सूखा हुआ पत्ता आकर गिरा। ये पाला पड़ने की पूर्व सूचना थी। ये पाला महाशय भी इस जगह के रहने वालों के प्रति बड़े ही उदार हैं। हर साल अपने आने की पूर्व सूचना उनको भेज देते हैं। उत्तरी हवाओं के माध्यम से सूखे पत्तों के रूप में ये पाला महाराज अपना विजिटिंग कार्ड फुटपाथ पर रहने वालों को पहुंचा देते हैं, ताकि वो उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। सोपी के दिमाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अब आने वाली सर्दी के मौसम की कठिनाइयों से जूझने के लिए उसे पूरी तरह से कमर कसनी पड़ेगी, और इसी कारण वो बेंच पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वैसे ठंड से बचने के लिए उसके दिमाग में कोई ज्यादा ऊंची कल्पनाएं नहीं थीं। वो इस मौसम में भूमध्य सागर के किनारे या वेसुवियस की खाड़ी के किनारे मनमोहक आसमान के नीचे यूं ही इधर उधर घूमने की महत्वाकांक्षाएं नहीं पाले हुए था। उसकी आत्मा तो बस इतना चाहती थी कि उसके आने वाले 3 महीने, सर्दी के ये परेशानी भरे 3 महीने किसी भी तरह से जेल में कट जाएं। जेल में रहने का मतलब था 3 महीने तक रहने और खाने का पक्का इंतजाम, उसके जैसे दूसरे दोस्तों का साथ, और कड़ाके की ठंड और पुलिस के बिना मतलब तंग करने वाले सिपाहियों से सुरक्षा। बस इतना ही वो चाहता था। पिछले कई सालों से ब्लैकवेल शहर का जेल खाना ही उसका सर्दियों का निवास स्थान रहा था। जिस तरह से न्यूयॉर्क के दूसरे किस्मत वाले लोग सर्दियों को बिताने के लिए रवेरा या पाम बीच के टिकट कटवाते थे, उसी तरह सोपी भी जाड़ों में जेल में एंट्री लेने के लिए कोई न कोई इंतजाम कर ही लिया करता था। और अब एक बार फिर से वही समय आ गया था। पिछली रात उसने उसी चौक पर फव्वारे के पास एक बेंच पर काटी थी, लेकिन कोट के नीचे, घुटनों पर और कमर के नीचे लपेटे हुए 3 मोटे मोटे अखबार भी सर्दी से उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब उसे जेल की याद बहुत बुरी तरह से सता रही थी। वैसे तो शहर के गरीबों के लिए सर्दियों में सोने के लिए नगर पालिका की तरफ से चैरिटी के इंतजाम किए जाते थे, लेकिन वो इंतजाम उसे पसंद नहीं थे। सोपी की राय में इस चैरिटेबल इंतजाम की जगह कानून वाला इंतजाम कहीं ज्यादा बेहतर होता था। शहर में जगह जगह चलने वाले सदाव्रत और ऐसी ही दूसरी संस्थाओं में उसके खाने और सोने का इंतजाम बड़े आराम से हो सकता था। लेकिन सोपी जैसी स्वाभिमानी आत्माओं को दान की ये भिक्षा बड़ा ही भारी बोझ महसूस होती थी। दान में मिली हुई किसी भी सहायता का मूल्य आपको रुपयों से तो नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन उससे आपका मान सम्मान तो खराब हो ही जाता है। इसीलिए सोपी को कानून का मेहमान बनना ही ज्यादा बेहतर महसूस होता था, क्योंकि कानून किसी आदमी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता। जेल जाने का फैसला करते ही सोपी ने तुरंत उसकी तैयारियां शुरू कर दी। अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए उसके पास बहुत सारे आसान तरीके थे। सबसे बढ़िया तरीका तो ये था कि किसी महंगे होटल में जाकर शानदार खाना खाया जाए, और फिर बिल चुकाने के समय खुद को दिवालिया घोषित करके बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप पुलिस के हाथों में पहुंच जाया जाए। इसके बाद का इंतजाम कोई भी अच्छा मैजिस्ट्रेट अपने आप ही कर देता था। सोपी बेंच से उठकर चौक के बाहर निकला और ब्रॉडवे की तरफ चल दिया। ब्रॉडवे पर वो एक चमचमाते होटल के सामने रुका, जहां हर रात रेशमी कपड़ों की तड़क भड़क दिखाई देती थी, अंगूर की बढ़िया शराब की नदियां बहती थीं और स्वादिष्ट व्यंजनों के ढेर लगे होते थे। सोपी को कमर से ऊपर पहने हुए अपने कपड़ों पर तो पूरा भरोसा था। उसने शेव बना ली थी, उसका कोट भी ठीक ठाक था, जिसके ऊपर क्रिसमस के दिन किसी मिशनरी औरत द्वारा भेंट की गई टाई लगी हुई थी, जो उसके अच्छे परिवार का होने की घोषणा कर रही थी। बस अगर कहीं थोड़ी गड़बड़ थी तो वो थी उसकी पैंट और जूतों में। अगर वो बिना किसी तरह का संदेह पैदा किए खाने की टेबल तक एक बार पहुंच जाता, फिर तो सफलता उसके हाथ में थी।
उसे पूरा यकीन था कि शरीर का ऊपरी वो हिस्सा जो टेबल के ऊपर से नजर आता था, वेटर के मन में किसी भी तरह का शक जगा ही नहीं सकता था। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि फ्रेंच वाइन की एक बॉटल, मुर्ग मुसल्लम, एक पुडिंग, आधा पैग शैंपेन और एक सिगार, बस इतना ही काफी होगा। सब कुछ मिलाकर सामान की कीमत इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि होटल मालिक के मन में उसे पुलिस को सौंप देने की बजाय बदला लेने की भावना पैदा हो जाए। और साथ में खाने की तृप्ति इतनी तो होनी ही चाहिए कि होटल से जेल तक की यात्रा आनंद से कट जाए। लेकिन इससे पहले कि सोपी टेबल के आसपास तक भी पहुंच जाता, होटल के दरवाजे पर ही खड़े मुस्टंडे दरबान की नज़र उसकी फटी पतलून और पुराने जूतों पर पड़ गई। तुरंत ही उसके मजबूत और सधे हुए हाथों ने सोपी को उठाया और चुपचाप वापस सड़क पर लापटका। और इस प्रकार होटल मालिक का मुर्ग मुसल्लम बर्बाद होने से बच गया। सोपी ब्रॉडवे से वापस लौट चला। उसे समझ में आ गया कि स्वादिष्ट खाने वाले तरीके को छोड़कर इस बार उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। छठी सड़क के मोड़ पर रोशनी से जगमगाती हुई एक दुकान उसे दिखाई दी। उसकी कांच की खिड़कियों में करीने से सजाई हुई तरह तरह की बेशकीमती चीजें झांक रही थी। सोपी ने एक पत्थर उठाया और शीशे पर जोर से दे मारा। एक जोर की आवाज हुई और शीशा टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। आवाज सुनकर चारों तरफ से लोग दौड़े और उन्हीं के साथ दौड़कर आया पुलिस का एक सिपाही। सिपाही को देखकर सोपी मुस्कुराया और जेबों में हाथ डालकर चुपचाप खड़ा रहा। सिपाही ने तमतमाकर पूछा, ये शीशा तोड़ने वाला किधर भाग गया? मन ही मन अपने सौभाग्य का स्वागत करते हुए सोपी ने सिपाही से कहा, ये काम मैंने किया है। सिपाही ने गौर से सोपी को घूरा। फिर उसके दिमाग ने सोपी को दोषी मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। भला कानून के अपराधी कानून के रखवाले से यूं गपशप करने के लिए कहीं रुकते हैं भला? वो तो पुलिस को देखते ही तुरंत 9-11 हो जाते हैं। सिपाही ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक आदमी नजर आया जो बस पकड़ने के लिए भाग रहा था। बस उसने अपना डंडा घुमाया और उसके पीछे दौड़ लिया। इस तरह दूसरे प्रयास में भी सोपी को निराशा हाथ लगी। अब वो बेचैन सा इधर उधर मटर गश्ती करता घूमने लगा। सड़क के उस पार कुछ दूरी पर एक साधारण स्तर का होटल था। वहां छोटी जेब और बड़े पेट वाले ग्राहक जाया करते थे। घटिया बर्तन, गंदा सा माहौल, पतली दाल और मैले कुचैले टेबल मैट्स। यहाँ पर दरबान का कोई झंझट नहीं था। इसलिए सोपी इस जगह पर अपनी फटी पतलून और पुराने जूतों समेत बेरोक टोक जा पहुंचा। टेबल पर बैठकर उसने पेट भरकर कबाब, कोफ्ते, केक और दूसरी चीजें खाईं। अंत में जब बिल चुकाने की बारी आई तो उसने होटल मालिक को बताया कि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। बड़े ही रौब से अपनी आवाज को कड़कदार बनाते हुए उसने वेटर से कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। क्यों बेकार में एक शरीफ आदमी का वक्त खराब करते हो? वेटर ने अंगारों जैसी लाल आंखें निकालते हुए कड़ी आवाज में कहा, तेरे लिए और पुलिस का सिपाही बुलाऊं? ठहर जा बेशरम। उसने अपने एक साथी को बुलाया और सोपी महाशय थोड़े से शरीर पूजन के बाद बड़ी ही निर्दयता से एक बार फिर से सड़क पर लापट के गए। जब उनके घूंसों और थप्पड़ों की मार से थोड़ी राहत महसूस हुई तो धीरे धीरे सोपी उठा और कपड़ों की धूल झाड़ते हुए इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर एक दुकान के सामने खड़े एक सिपाही ने उसे देखा और हंसते हुए अपने रास्ते चला गया। आज गिरफ्तारी उसके लिए एक मृग मरीचिका की तरह हो रही थी। वो सुखदाई जेल उसे कोसों दूर नजर आने लगी थी। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद उसके मन में फिर से गिरफ्तारी के लिए कोशिश करने की इच्छा पैदा हुई। इस बार जो मौका उसे सामने नजर आ रहा था वो उसे बड़ा ही अचूक लगा। इसके असफल होने की संभावना ना के बराबर थी। एक बड़ी ही खूबसूरत और सुशील दिखने वाली लड़की एक दुकान की खिड़की में सजी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और उससे करीब 2 गज की दूरी पर ही कठोर चेहरे वाला एक सिपाही नल का सहारा लिए खड़ा था। दरअसल सोपी के दिमाग ने इस बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक तुच्छ गुंडे का किरदार अदा करने की योजना बनाई थी। अपने शिकार की सौम्य और भोली सूरत देखकर और उसके बाजू में ही खड़े कानून के सतर्क पहरेदार को देखकर सोपी को पूरा यकीन हो गया था कि कुछ ही देर में उसकी बाहों पर सिपाही की मजबूत पकड़ उसे अनुभव होगी, जो उसे सर्दियों भर के लिए आरामदायक जेल में पहुंचा देगी। सोपी ने अपनी टाई को ठीक किया, सिकुड़ती हुई आस्तीनों को कोट से बाहर निकाला और अपने हैट को थोड़ा तिरछा करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ गया। लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो जोर से खंखारा, फिर आंख से भद्दा इशारा किया और पूरी बदतमीजी का प्रदर्शन करते हुए एक भद्दी मुस्कान के साथ
किसी शातिर छिछोरे की तरह झूमने लगा। इसी बीच उसने आंख की कोरों से तिरछी नजर डालकर ये तसल्ली भी कर ली थी कि पुलिस का सिपाही उसे घूर रहा है। युवती 2 कदम आगे पीछे होकर फिर से एक बार तल्लीनता से दुकान के सामान को देखने लगी। सोपी बड़ी ही निडरता से आगे बढ़कर उसके बगल में जा खड़ा हुआ और अपना हैट उठाकर बोला, हे बेबी, मेरे साथ घूमने चलोगी? सिपाही की नजरें अब भी उसके ऊपर थीं। युवती के जरा सा इशारा करने की देर थी और सोपी अपनी मंजिल तक पहुंच जाने वाला था। लेकिन ये क्या? युवती मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी और धीरे से उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, क्यों नहीं मेरे राजा, मैं तो खुद ही तुमसे कहना चाह रही थी, लेकिन डर रही थी। देखते नहीं वो मुआ सिपाही कैसे लगातार हमें ही घूरे जा रहा है। किसी पेड़ की लता की तरह अपनी देह से लिपटी उस लड़की को लिए जब सोपी उस पुलिस वाले के सामने से गुजरा तो उसके मन पर उदासी के बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत में इस बार जेल का सुख बदा ही नहीं है। अगले मोड़ पर पहुंचते ही किसी तरह वो उस लड़की से पिंड छुड़ाकर भागा। वहां से वो एक ऐसे मोहल्ले में जाकर रुका जहां रात भर शराब और संगीत के दौर चलते थे और झूठे वादे करने वाले बेफिक्र प्रेमियों का आना जाना लगा रहता था। वहां खूबसूरत कपड़े पहने महिलाएं और पुरुष सुहानी हवा में टहल रहे थे। लेकिन सोपी का मन बड़ा ही अशांत था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई भयानक सा टोटका कर दिया है और इसी कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आज से पहले उसे गिरफ्तारी के लिए इतने सारे प्रयास एक साथ कभी नहीं करने पड़े थे। ये सारी बातें सोच सोचकर उसे घबराहट सी होने लगी और वो तेज तेज चलने लगा। चलते चलते वो एक बड़े से थिएटर के सामने पहुंच गया जिसके सामने एक सिपाही बड़ी ही शान से टहल रहा था। सिपाही को देखते ही गिरफ्तार होने की इच्छा ने एक बार फिर से उसके मन में जोर मारा और इस बार उसने शराबी की भूमिका अदा करने की योजना बनाई। फुटपाथ पर खड़े होकर उसने कर्कश आवाज में शराबियों की तरह बकना और चिल्लाना शुरू कर दिया। नाचकर, चीखकर, चिल्लाकर और दूसरे ऐसे ही कई तरीकों से उसने आसमान सिर पर उठा लिया। 1-2 रास्ता चलने वाले उसे देखकर ठिठक कर खड़े हो गए और पुलिस वाले की तरफ देखने लगे। पुलिसमैन ने सोपे की तरफ अपनी पीठ घुमा ली और उन रास्ता चलने वालों से बोला, अरे आप लोग परेशान मत होइए, कोई खास बात नहीं है। ये ना सामने वाले कॉलेज का कोई लड़का है। असल में क्या है, इन लोगों ने आज फोर्ट कॉलेज को मैच में बुरी तरह से हरा दिया है और इसीलिए ये सेलिब्रेट कर रहा है। ये लोग सिर्फ हल्ला मचाते हैं, डर की कोई बात नहीं है। हमें ऊपर से आदेश मिले हैं कि आज के दिन इन लोगों को कुछ ना कहा जाए। और इस तरह से सोपी का ये शराबी वाला ड्रामा भी बेकार साबित हो गया। अब वो सचमुच बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। ये इन पुलिस वाले सालों को हो क्या गया है? क्या ये उसे कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे? अब जेल उसे आसमान के चांद की तरह दिखाई देने लगा जो उसकी पहुंच से एकदम बाहर था। ठंडी हवा के झोंके उसके बदन को झंझोड़ रहे थे। उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए। वहां से कुछ दूर और आगे चला तो उसने सिगार की दुकान में एक आदमी को घुसते देखा। उस आदमी ने अपना नया छाता दुकान के बाहर ही दरवाजे के पास रख दिया और अंदर जाकर सिगार सुलगाने लगा। सोपी दुकान के पास पहुंचा। उसने वो छाता उठाया और धीरे धीरे चहलकदमी करता हुआ आगे बढ़ गया। छाते का मालिक ये देखकर जल्दी से दुकान से बाहर आया और सोपी के पीछे चलते हुए बोला, ओ भाई, मेरा छाता। सोपी उसका मजाक उड़ाते हुए चोरी और उस पर सीना जोरी वाले अंदाज में बोला, अच्छा तुम्हारा छाता? क्या वाकई ये तुम्हारा छाता है? तो फिर जाओ, बुलाओ पुलिस को। बुलाओ ना, वो सामने ही तो खड़ा है पुलिस वाला। जाओ बुलाओ। पुलिस का नाम सुनते ही छाते के मालिक की चाल अचानक धीमी हो गई। वो धीमे स्वर में बोला, ओह माफ़ करना, कभी कभी गलती हो ही जाती है। अगर ये छतरी आपकी है, मेरा मतलब आपने पहचान ली है कि आपकी है, तो आप ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो आज ही इसे एक होटल से उठाया था। मुझे क्या पता था कि आप मुझे इसे उठाते हुए देख लेंगे और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। ले जाइए। इतना कहकर वो माफ़ी मांगते हुए उल्टे पांव मुड़ा और एक गली में गायब हो गया। सामने कुछ दूरी पर खड़ा पुलिस वाला भी दूसरी तरफ मुड़कर चल दिया। अब तो सोपी के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने थोड़ा आगे जाकर छतरी को जोर से एक गड्ढे में फेंक दिया। सिर पर हैट और हाथ में डंडा लेकर घूमने वाले पुलिस वालों के प्रति उसका मन बहुत ही विरक्ति से भर गया। वो खुद जाकर उनके पंजों में फंसना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे एक संत समझ रहे थे। ऐसा खराब दिन उसकी जिंदगी में आज तक नहीं आया था। घोर निराशा की मुद्रा में सिर झुकाए
वो वापस मेडिसन चौक की दिशा में चल दिया, लेकिन रास्ते में एक बड़ी ही निर्जन जगह पर उसके पांव अपने आप रुक गए। वहां एक पुराना चर्च था, एकदम टूटा फूटा, लेकिन फिर भी बहुत यूनिक और मेहराबों वाला। बैंगनी रंग के कांच वाली उसकी खिड़कियों से रोशनी छनकर आ रही थी, और निश्चय ही अगले इतवार की प्रार्थना की तैयारी में पियानो बजाने वाला पियानो पर अपनी उंगलियां नचा रहा था। उस मधुर संगीत की स्वर लहरियां बहते हुए सोपी के कानों तक आईं, और उनसे वो अभिभूत सा हो गया। आकाश में ऊपर निर्मल चांद चमक रहा था। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। पूरा वातावरण किसी गांव के चर्च के समान शांत था। प्रार्थना के उन स्वरों ने सोपी के कदमों को एक बारगी वहीं जकड़ सा लिया। वो उस प्रार्थना से परिचित था, क्योंकि उसने उस प्रार्थना को उस जमाने में सुना था जब उसके जीवन में पवित्र विचारों, साफ कपड़ों और अच्छे दोस्तों की जगह हुआ करती थी। सोपी ने अपनी अंतरात्मा में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया। उसके मन की पुरानी भावुकता उसकी अंतरात्मा को एक बार फिर से जागृत करने लगी। फिर उसे याद आया पतन का वो गड्ढा जिसमें वो गर्दन तक धंस चुका था। उसकी वो घृणित इच्छाएं, कुचली हुई आशाएं, निराश मन, जिन्होंने अब तक उसके अस्तित्व को बनाया था, वो सब उसके दिमाग में उभरने लगे। और दूसरे ही पल अचानक उसके मन में अपनी बुरी किस्मत से लड़ने की एक तेज इच्छा पैदा हुई। उसने अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालने का निश्चय किया। उसने दृढ़ विचार कर लिया कि वो फिर से अपने आप को इंसान बनाएगा। जिस बुराई ने उसे दबोच रखा है उसको वो जीत कर दिखाएगा। उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है और उसके पास अभी भी वक्त है कि वो फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। पियानो के उन मधुर स्वरों ने उसकी आत्मा में एक हलचल सी मचा दी। उसने पक्का निश्चय कर लिया कि अगले दिन सुबह ही वो शहर के दक्षिणी भाग में जाकर कोई काम ढूंढेगा। फर के एक व्यापारी ने उसे एक बार ड्राइवर की नौकरी देनी चाहिए थी। कल ही वो उसे ढूंढेगा और उससे नौकरी मांगेगा, दुनिया में कुछ बनकर दिखाएगा, और उसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी करके अपना घर भी बसाएगा। अचानक सोपी ने अपनी बाह पर किसी पकड़ का अनुभव किया। वो तेजी से घूमा और सामने एक सिपाही का कठोर चेहरा उसे नजर आया। सिपाही ने कड़े स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा बच्चू, पागल बनाते हो मुझे, चल मेरे साथ। और अगले दिन सुबह पुलिस कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने फरमान सुना दिया। आवारागर्दी करने के जुर्म में इस आदमी को 3 महीने की सख्त कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।